Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. तो मुझे पता है आज किसी का भी खास पढ़ने का मन नहीं होगा on a very good occasion of Bhai Dooj. तो सबसे पहले happy Bhai Dooj to each and everyone. But as everyone says that work should always move on. कुछ भी हो काम चलता रहता है. So as today I am here with a very good recorded lecture of your own favorite chapter, that is chapter 3 business involvement. हम पढ़ाई भी करेंगे, हम फेस्टिव भी एंजॉय करेंगे क्योंकि दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है. Before proceeding to the chapter, I would like to introduce myself. So being recorded, please आराम से देखेंगे. I am here with you only. अगर आपको कोई भी डाउट होगा, I will revert to you with the same on your chats. Myself, Abhilasha Bareja, your business studies educator at an academy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, finance as a major and marketing as a minor from IBM College. I have also done B.Ed from NTU. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like business organizational management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. Also, I take up a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. Right now, I'm associated with very of the two known academies that are Kara Commerce Academy and Sign Tutorials. BREJA10. This is my referral code. You can apply this referral code to purchase any of the subscription of your choice, either Plus or Iconic. With this, you can get a discount of 10% very easily. Also, this referral code will be used to unlock any of your tests as well. आप इस रेफरल कोड के साथ कभी भी यूज करके अपनी सब्सक्रिप्शंस पर 10% को ऑफ ले सकते हैं और आप ये रेफरल कोड के साथ इजीली कोई भी टेस्ट के लिए अप्लाई करके इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, स्पेशली जो आजकल हमारा चल रहा है एमर्ज का टेस्ट. So today we'll be covering chapter 3 यानी अपना प्यारा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट. टेलीग्राम के बारे में आप सब जानते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं. तो यहाँ पे आपके अपने फेवरेट चैनल कॉमर्स 365 का भी ग्रुप है. अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा. ग्रुप ज्वाइन करके आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहेंगी. आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास कब है और उस पर्टिकुलर क्लास में क्या करवाया जाने वाला है, ताकि आप टाइम से पहले ज्वाइन कर ले, जिसके साथ में आपका कुछ भी छूटेगा. तो विल बी हैविंग अ वन शॉट मैराथन. मुझे पता आप सब सोच रहे हैं कि मैम क्यों लाई हैं. ऑन स्पेशल क्लास आई गॉट द डिमांड कि मैम हमने लेट ज्वाइन किया है एंड वी वांट द वन शॉट मैराथन ऑफ ऑल दी चैप्टर्स. तो जैसे कि मैं दिवाली वाले दिन आपके लिए प्लानिंग का लेके आई थी, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बिजनेस एनवायरनमेंट. धीरे धीरे करके ऐसे आपके सारे चैप्टर्स में फिर से कवर अप कर दूंगी. इससे कुछ भी नहीं होएगा, आई नो आपको यही लग रहा होगा. इससे आपके सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको सारा फायदा भी हो जाएगा. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं. जस्ट अ सेकेंड. ऑन मंडे हमारी 2 बार क्लासेस होंगी. एक तो सबसे पहले 1 बजे आपके अपने प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे होगी, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे मुझे पता है, जहाँ पे हम अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो फ्राइडे को शुरू हुआ था वो हमारा चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा. और साथ ही हमारी 6 बजे यहीं पे वाईटी पे क्लास है, जहाँ पे आपके मार्केटिंग के मैं करवाऊंगी आपको एमसीक्यूज. याद होगा आपको, अगर हमने फ्राइडे को करे थे 1 to 50 एमसीक्यूज, तो आज हम करेंगे 51 to अपने 100 एमसीक्यू. तो प्लीज डोंट मिस दीज 2 क्लासेस ऑन मंडे. तो आज हम पढ़ेंगे आपका अपना फेवरेट चैप्टर 3 बिजनेस
बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा क्या है? ये कहता है it is the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the organization but it affects its performance. ये कहते हैं वो सारी चीजें जो होती कहाँ है, जो होती टोटली की टोटली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन उनका इफेक्ट हमारा कहाँ पड़ता है, पूरा का पूरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। अब अगर हम बात करें आपके अपने फेवरेट एग्जाम्पल यानी कि डीमोनेटाइजेशन, अब आप मुझे बताओ क्या किसी ने अपने घर पे डीमोनेटाइजेशन कराया था? नहीं। क्या किसी ने घर में कहा था कि आज से हम अपने 500,000 के नोट्स में कंटिन्यू करना बंद कर देंगे? नहीं। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था हमारा कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा था? इसका इफेक्ट पूरा का पूरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर पड़ा। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है वो सारी चीजें जो होती कहाँ है, जो होती हमारी टोटली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन उसका पूरा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? उसका पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। So what does the definition say? It is the sum total, वो सारी चीजें जो होती कहाँ है, वो सारी चीजें जो मिलाकर, जैसे कि इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बाहर की फोर्सेस यानी कि कोई भी सोशल पॉलिटिकल कोई भी फोर्सेस जब सारी मिलती हैं और बाहर से कंट्रोल करती हैं, बाहर में काम करती हैं, अपना अपना काम करती हैं, लेकिन उन सब चीजों का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पर भी पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है। आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये कह रहा है आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर की, यानी कि कोई भी अपने घर पे कुछ भी काम करने की ऐसी कोशिश नहीं। तो यहीं से आते हैं हमारे फीचर्स। तो हमारे फीचर्स का पहला पॉइंट क्या होता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कि वो सारी चीजें जो कहाँ पे डिपेंड करती हैं, जो पूरी की पूरी आउटसाइड फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड करती है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करती है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं जो डायरेक्टली हमारे वर्किंग को अफेक्ट करती हैं, और जनरल फोर्सेस होती हैं जो इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट करती हैं। डायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं जैसे कि हमारे सप्लायर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे कस्टमर, जिनसे हमारा रोजमर्रा का मिलना जुलना लगा है। और जनरल फोर्सेस होते हैं वो जो हमारे इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी फोर्सेस कौन सी? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल या टेक्नोलॉजी। ये सारी फोर्सेस होती कहाँ है? बाहर। अफेक्ट कहाँ करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परफॉर्म कहाँ करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, लेकिन अफेक्ट कहाँ देती हैं? हमारे इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर अब हम बात करें यहाँ पे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या कोई टेक्नोलॉजी हमेशा मार्केट में आएगी? टेक्नोलॉजी हमेशा बाहर आएगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अफेक्ट कहाँ करेगी? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे? अब कोई अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है तो हर बिजनेस की ये ड्यूटी बनती है कि उसको भी वही टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे लानी है। क्यों? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हैंड इन हैंड मूव आउट कर सके। और अगर वो नहीं लाता तो इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में पीछे हो जाएगा तो उसके प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी? कम। प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो इसीलिए वो सारी चीजें जो अफेक्ट कहाँ होती हैं, जो सारी की सारी होती कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। अफेक्ट कहाँ करेंगी? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
थर्ड आता है हमारा इंटर रिलेटेड। ये कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स बोले तो पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपस में क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। डायनामिक, जो क्या कहते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें क्या होना पड़ता है, चेंज होना जरूरी। जैसे भी हमारे एनवायरनमेंट की कॉल आती है, हमें उसे के हिसाब से अपने आप को चेंज करना जरूरी है। क्यों? सिर्फ इसका एक ही रीजन है, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहें, साथ ही मार्केट में हमारा डिमांड बने, डिमांड। अनसर्टनिटी, अब आप सबको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, पूरा का पूरा अनसर्टन। अनसर्टन मतलब कि हमें नहीं पता आगे क्या हो जाए। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा अनसर्टन है, हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में नोटिफिकेशंस ले सकते हैं, हम सिर्फ बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस में होने वाले सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो जाए बिजनेस में जिसके बारे में हमने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया, वी कैन नॉट जज, ऐसा होना पॉसिबिलिटी हो जाए, क्योंकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में हर चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हर चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी, ये कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सो एज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोर्सेस होती हैं और एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक में क्या अंतर होता है। कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि बिजनेस में एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हम नहीं समझ सकते, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एज अगर हमने आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, एम्प्लॉइज का भी नेचर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि वेरी करता है, किसी का भी सेम नेचर नहीं होता। सो एज बिजनेस का भी नेचर सेम नहीं रहता, वो आज क्या है वो कल क्या हो जाए हमें नहीं पता, और उस सारी चीज को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर हम बात करें जो डायनामिक की, डायनामिक कहते हैं तो हमें अपने आप को डायनामिक करना जरूरी है, हमें अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से मूव करना जरूरी है। और लास्ट होता है हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कहता है, विच वेरी, जो कि वेरी करता है कहाँ से, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री। जो वेरी करता है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री। इसका मैंने आपको बहुत 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 अच्छा एग्जांपल दिया था, जो आपको रट भी क्या होगा, मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि इस एग्जांपल के बाद आप सारे जरूर मन करता है आपका जाने का। तो चलो आज तो ओकेजन है और वैसे भी कल संडे है, संडे तो आप इजिली जाओ, मजे करो, फन, लेकिन लेक्चर देखने के बाद। तो रिलेटिविटी क्या कहता है, विच वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री। कैसे, ये कहते हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, बीइंग की ये बाहर की चेन है, क्योंकि जब ये इंडिया में आया तो बीइंग यहाँ पे वेजिटेरियंस बहुत ज्यादा है, वेजिटेरियंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इससे अपने आप को क्या किया, अपने आप को चेंज किया, अपने मेन्यू में चेंज किया, सो आज अपने प्राइसेस को भी मोल्ड किया। क्यों? ताकि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे यहाँ पे टेकर है। और अब आप देख रहे हैं इट्स अ वेरी वेरी नोन ब्रांड, जहाँ पे हर जगह हमारे इसके आउटलेट्स मिलते ही मिलते हैं। So let's have a look over the case study. केस स्टडी आते ही हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, रेलेवेंट फीचर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द मेन्यू आइटम्स ऑफ द मल्टीनेशनल फूड चेन्स आर कस्टमाइज्ड to suit the general palates of the local people in the region. When McDonald's started its business in India in the year 1996, the company went through a complete localization strategy. McDonald's, मुझे तो लग रहा है आपको नाम से ही पता लग गया होगा,
changed its product menu to accommodate the vegetable burger given the large vegetarian population. It also altered its store design and even reduced the product price by close to 15%. Also, the Mac Aloo Tikki burger is not available anywhere but in the Indian outlets of McDonald's. तो यहाँ पे हमारा कौन सा फीचर आएगा? आपका अपना फेवरेट लेडी एक और आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल। पहले मैं आपको बता दूं स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं जो डायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं जो इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। India's retail sector has been undergoing structural changes for the last 2 decades. On one hand, the mall culture has gradually become a way of life, especially in the metros and mini malls. On the other hand, there is accelerated growth in e-business as customers आगे किसमें आएगा? Specific. Also prefer to buy products and services via the internet. इंटरनेट आ गया तो क्या आ गया हमारा? टेक्नोलॉजी। टेलीफोन एंड टेलीविजन. However, operating in either of the segments is marketed by the presence of strong competitors. तो competitors हमारा किसमें आ गया? साथ ही आप देखोगे इन सब चीजों का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का इफेक्ट हमारा पड़ रहा है सोसाइटी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल के साथ सोशल। क्लियर? एनी डाउट्स? नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट आता है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है हमारा पॉजिटिव चेंजेस। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है हमारा? पॉजिटिव चेंजेस। ये कहता है अगर हम बिजनेस में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस को टाइमली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये हमें क्या देंगे? ये हमें देंगे प्रॉफिट। जो चीज अगर मार्केट में अभी तक किसी ने नहीं करी है और अगर हम पहले हैं उस पर्टिकुलर चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आज उस चीज से हमें क्या होगा? बेनिफिट। जो चीज आज तक किसी ने नहीं करी है, नॉट इवन आवर कॉम्पिटिटर्स, और अगर वो हम पहली बार कर रहे हैं तो वो चीज हमें क्या देगी? बेनिफिट। वो चीज, उस चीज को क्या करेंगे हमारे कंज्यूमर्स? अवेल करेंगे, उस चीज को जरूर ट्राई करेंगे, और जब कंज्यूमर्स उस चीज को ट्राई करेंगे तो हमें क्या होएगा? बेनिफिट। बेनिफिट मतलब कि हमें होंगे प्रॉफिट। तो अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो पॉजिटिव चेंजेस जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें वो टर्न आउट करते हैं प्रॉफिट्स की तरफ। इसी का ही दूसरा आता है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स होते हैं हमारे नेगेटिव चेंजेस, ठीक है, थ्रेट्स होते हैं हमारे नेगेटिव चेंजेस। ये कहता है मार्केट में अगर हम थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस। अब जो काम हमने शुरू करा है और अगर मार्केट में उसकी डिमांड आ रही है तो उसका देखा देखी हमारे कॉम्पिटिटर्स भी जरूर करेंगे, और हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर वो सेम करेंगे शायद वो प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा कॉम्पिटिटर प्राइस को रिड्यूस करता है ताकि वो अपनी तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, और अगर वो करता है और प्राइस रिड्यूस करता है तो मेरे ब्रांड के कस्टमर्स कुछ थोड़े से मेरे कॉम्पिटिटर की तरफ जरूर जाएंगे। जब वो मेरे ब्रांड को छोड़ के उसकी तरफ जाएंगे तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर्स कम, मेरी सेल पे क्या आएगा? फर्क। तो मुझे इसको टाइमली आइडेंटिफाई अगर मैं कर लेती हूँ,
अगर मैं मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखती हूँ और मैं अवेयर रहती हूँ कि शायद मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा कर सकता है, मेरे पास इसके रिलेटेड सारी अगर इंफॉर्मेशन रहती है, तो माइट भी मैं अपने कोई ऐसे चेंजेस कर सकूं कि मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मैं अपने प्रोडक्ट में ही मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल करवा दूं अपने पुराने ही कस्टमर्स। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, जैसे कि हमारा फाइनेंस, पैसा, हमारी मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारा रॉ मटेरियल्स, ये वो सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इनको टाइमली टैप कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इनको टाइमली अपने पास अवेल करवा लेते हैं, तो हमें काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी कि डायनामिक एनवायरनमेंट में हमें भी अपने आप को क्या करना पड़ता है, चेंज करना जरूरी। जो भी हमारे एनवायरनमेंट की कॉल आती है, हमारा एनवायरनमेंट आपको पता है बहुत ही चेंजिंग है। अगर हम अपने आप को लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव करवा के रखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक हमारी ब्रांड बनी रहे, तो हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना जरूरी है। मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करना जरूरी है, उसमें आने वाले सारे ऑल्टरेशंस को अपने एनवायरनमेंट में, अपने बिजनेस में करना जरूरी है, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके। हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमें जब हम प्लान करते हैं, हमें प्लान करते हुए, कोई भी नई चीज को प्लान करते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो साथ में आने वाले चैलेंजेस यानी कि थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपने चैलेंजेस को भी देख लेते हैं, तो हम अपना बिजनेस में काम कर सकते हैं। तो आज हमें प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कराने की जरूरत है। और लास्ट होता है हमारा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, हम उसी के हिसाब से चलते हैं, अपने आप को डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज करते रहेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस मार्केट में भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। साथ ही हमें आने वाले सारे के सारे थ्रेट्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है, और हमें अपने आप को मोल्ड करना भी किसके हिसाब से, एनवायरनमेंट की कॉल के हिसाब से मोल्ड करना भी जरूरी है। एनी डाउट्स इन दिस? जल्दी से क्लियर है? चलो, let's have a look over the question. Identify the relevant feature of business environment being discussed. एक फीचर बताना है हमें, क्या यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। साथ ही any 3 points of importance भी बताना। Eco-friendly products are gaining power as the consumers' awareness about environmental issues have increased over the years, and they are conscious about choosing products that do not have adverse effect on the environment. They are now more conscious about the carbon emission and climate change effects, and want themselves to be seen as a green advocate among their peers. वो अपने आप को किसमें देखना चाहते हैं, green advocate. So in such a scenario, it has become the challenge for the company, as they do not have to meet the needs of the consumer, but also ensure that their products are safe and environment friendly. As a result, there is a growing need for better and advanced technologies to work as a catalyst in this. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फीचर क्या आएगा, आप देख रहे हो सोसाइटी की बात हो रही है, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आप देख रहे हो सोसाइटी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लाने की बात। तो यहाँ पे हमारा फीचर हो जाएगा इंटर रिलेटेड। क्लियर? और इम्पोर्टेंस वो कह रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहला पेयर एडवोकेट लेके आ रहा है, वो ग्रीन पेयर एडवोकेट लेके आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। इसकी देखा देखी कोई और भी कर सकता है, तो आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स। और वो कह रहा है कि मूविंग हैंड इन हैंड
अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से कर रहा है, यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट। एनी डाउट्स और इट्स क्लियर? बेटे मैं आपके साथ ना चैट पे ही हूँ, तो इसलिए कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसी टेंशन की या घबराने की कोई भी बात नहीं। क्लियर? Identify and quote the line from the above paragraph, highlighting the significance and the importance of understanding this environment. After completing his MBA from USA, Mr. Ajay came to India to start a new business under the banner Ecom Creations Limited. He launched a new product of e-learning for senior secondary school students in the commerce stream, which already had an established market in the UK and USA but not in India. उसने ऐसा काम शुरू किया जिसका काम ऑलरेडी यूके और यूएसए में तो था, लेकिन इंडिया में नहीं था। लेकिन इंडिया में नहीं था तो वो इंडिया में उसको क्या देगा? अपॉर्चुनिटी। जो कि उसने काम शुरू किया जो यूके यूएसए में था बट इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं था तो उसको क्या देगा? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। His business started flourishing in India. उसका बिजनेस इंडिया में फ्लरिश करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसने इंडिया में रह के इंडिया के सारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। As a result, more Indian companies entered into the market with other subjects also. इसी की देखा देखी और भी इंडियन कंपनीज आ गई। अब और इंडियन कंपनीज आ गई तो कस्टमर्स क्या हो जाएंगे? शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा? थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। थ्रेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसी के देखा देखी और भी लोग आ जाएंगे और भी काम करेंगे, तो जो कस्टमर्स पहले सारे एक ही तरफ जा रहे थे वो थोड़े थोड़े शिफ्ट होने शुरू हो। नेक्स्ट, define the term business environment. Business environment क्या होता है? It is the sum total of all the individual institutions and other forces that are outside the organization, but it affects its performance. Explain the term threats and business opportunities, quoting the lines from the above paragraph. Obviously, we'll be reading the question, we'll be highlighting the opportunities and threats, but मैं आपको फिर भी बता दूं, threats they are the negative changes जो अगर हम इन्हें टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते they will bring losses to the organization. Opportunities are the positive changes, अगर हम इनको टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं it will bring positive changes, यानी कि profits in the organization. Kapil Sharma is working as the country head of a company which owns a business of malls under the name of Virtuso in the various parts of India. Through an analysis report of the business environment, it has been noticed that in the coming year, shopping at a mall will not be necessary for the buyers and purchases can be made online. जब malls की need ही नहीं रहेगी तो क्या हो गया हमारा ये threat? Anywhere and at any time with ease at the consumer's convenience. Hence, malls will have to provide much more than shopping to be available to attract the customer. So he recommended that Virtuso malls should to be reconstructed into recreation centers, offering more aspect to socialize, host events and concerts, and provide ample food and beverages options. Consequently, the share of entertainment segment and food and beverages segment in the overall mall space is increased by 20%. As a result, the company gains enormously by getting the first mover advantage. जब उसने 20% का फूड और बेवरेजेस में और उनके एंटरटेनमेंट में इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या मिला उसको? अब आप खुद देख रहे हैं थ्रेट, क्योंकि मॉल्स का ट्रेंड खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? थ्रेट। लेकिन उसने क्या किया? मॉल्स को खत्म करके यानी कि शॉपिंग को हटा दिया वहां से, और शॉपिंग को हटा के उसने क्या चीज लाया? फूड एंड बेवरेजेस में इंप्रूवमेंट कर दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसको? अपॉर्चुनिटी। क्लियर?
नेक्स्ट होती है हमारी डायमेंशन, जिसका एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आने के 100% चांसेस होते ही होते हैं। तो प्लीज इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला होता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक यानी कि जो हमारे देश पर इकोनॉमी पर इफेक्ट करता है, उसकी वजह से लोगों पर क्या इफेक्ट आता है, यानी कि उसकी वजह से इकोनॉमी में आए चेंजेस पर लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़। अगर हम बात करें अपने इंटरेस्ट रेट्स की, अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आज की जो सोसाइटी की कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। क्योंकि उनको इसका मैक्सिमम पार्ट यानी कि अपनी ही सेल्फ कंजम्पशन का मैक्सिमम पार्ट किसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक को हम केस स्टडीज में ढूंढते हैं इकोनॉमी से। सेकंड हो जाता है हमारा सोशल मतलब कि सोसाइटी। कहते हैं सोसाइटी में रहने वाले लोगों की हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना है, इम्प्रूव। साथ ही कहते हैं कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहकर हमारे कुछ वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशन, नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हमें एज इट इज फॉलो करना जरूरी। अब जैसे कि हम बात करें आज की, आज क्या है भाई, ये एक ट्रेंड है जो सालों से चलता जा रहा है, ये हमारा ट्रेडिशन है जिसे हम फॉलो करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक दिन पहले दिवाली पूजा हुई होगी, आपके घर दिवाली पूजा जो हुई है वो ऐसे ही सालों से होती चली जा, क्या इसमें कभी भी कोई चेंजेस आए, हाँ थोड़ा बहुत मूव ऑन कर लेते हैं, एड ऑन कर लेते हैं, लेकिन हम कोई भी पार्ट डिलीट नहीं करते। हम क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हमारे ट्रेंड्स हैं, हमारी वैल्यूज है, हमारे बिलीव्स है जो हमारे बने हुए हैं, जिन्हें हमें एज इट इज ही फॉलो करना जरूरी। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये कहता है हर चीज हमें आज की डेट में क्या चाहिए, लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स, लेटेस्ट इनोवेशन, लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होना जरूरी, ताकि हमें नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सके, ताकि हम मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिके रह सके, ताकि मार्केट में हमारे ही प्रोडक्ट को सारे लोग कर सके। तो इसमें हम कैसे ढूंढेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या हम इसको ढूंढेंगे इनोवेशंस या इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट होता है हमारा पॉलिटिकल यानी कि हमारे इलेक्टेड पॉलिटिशियन, यानी कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बेनिफिट के बारे में सोच सके, विच कैन ब्रिंग पीस इन द कंट्री, जो हमारे देश में सुख शांति ला सके, जो हमारे लिए अच्छा सोच सके, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट्स हो सके। और लास्ट होता है हमारा लीगल। ये कहते हैं कोई भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले किन्हें फॉलो करना पड़ता है, एक्ट्स। और ये एक्ट्स कहाँ बनते हैं, ये एक्ट्स सारे के सारे पास होते हैं कोर्ट में। ये कहते हैं जैसे कि अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस है, हमारे बिजनेस के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन, ये सारे कहाँ से बनते हैं, ये सारे के सारे हमारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनते हैं कोर्ट। अब जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, ताकि हम उसी के हिसाब से अपना सारा काम कर सकें। Holding a class for a minute. In case if anyone is having any doubt, please ask. नहीं तो हम आगे केस स्टडी की तरफ चलें। Any doubts, please? जल्दी से। Clear? Identify and state the component of business environment highlighted in the above paragraph. State any two features. Interconnected question है, please ध्यान से, and list any two point of importance as. So
Naman and Govind, after finishing their graduation under the vocational stream, decided to start their own travel agency, which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. इंटरनेट आ गया तो क्या हो गया, अभी हमें जो पॉइंट मिलता जा रहा है ना हम लिख लेते हैं, बाद में इसको कैटेगराइज कर लेंगे. तो इंटरनेट आ गया तो क्या हो गया हमारा टेक्नो. They discussed the idea with the professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc. यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इंटररिलेटेड. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी आ सकता है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है. Specific and general, correct? That may affect the business performance directly or indirectly. He further told them about the technological improvement and shift in consumer preference that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. तो उन्हें अपने ट्रेंड्स के चेंजेस के बारे में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए. यानी कि उन्हें कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो जो क्योर ने नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा. साथ ही emphasis on making plans keeping in mind the threat posted by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operation with the business environment will result in better. तो हमारा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, हमारा कंपोनेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल. ठीक है. फीचर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंटर रिलेटेडनेस. पेन का कलर चेंज कर देती हूँ क्या. ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस. और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अब आप देख रहे हो कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी कि डायनेमिक. अच्छा एक और बात बता दूं, अगर आप इंटर रिलेटेडनेस लिख रहे हो ना तो प्लीज स्पेसिफिक या जनरल कोर्सेज मत लिखो. ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर रहेंगे, क्योंकि इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे सारे के सारे फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के आपस में रिलेटेड. तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेम मतलब है, वो कैटेगराइज करके होता है, वो सेम होता है, लेकिन प्लीज आप दोनों को इकट्ठे मत लो. और इम्पोर्टेंस में हमारे क्या आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी एंड clear. Next, identify and explain the dimensions of business environment discussed above. With the changes in consumption habits of people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to the chocolate business. On the eve of Diwali, आजकल का time जैसे चल रहा है, he offered chocolates in attractive packages at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website, chocolove.com, for taking orders online. He also got a lot of orders online and earned huge profits by selling the chocolates. तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सोसाइटी की लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, यानी कि सोशल, और वो नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि टेक्नो. Next, identify the environmental factor which led to this rise. Just after the declaration of the results of the Lok Sabha elections 2009, the Bombay Stock Exchange prices index sensex rose by 2100 points in a day. तो लोकसभा इलेक्शंस यानी कि पॉलिटिक्स, यानी कि क्या आ गया हमारी गवर्नमेंट आ गई, तो क्या हो जाएगा पॉलिटिक्स. नेक्स्ट, explain and identify the dimensions of business environment discussed. A recent cut rate in the interest of loan. Interest of loan तो ऊपर ऊपर ही आ गया हमारा इकोनॉमिक.
और प्लीज यार इकोनॉमिकल मत लिखना, इट्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट. On loans announced by the banks encourage Amit, a science student of progressive school, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from the garbage. He developed such a car exhibited in the science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded the first prize for the invention. Invention आ गया और वो गार्बेज से गाड़ी का पेट्रोल फ्यूल कम करने का बना रहा है, तो क्या हो गया हमारा टेक्नोलॉजी. Clear? Next. Identify and explain the dimensions of business environment discussed in the above. Essential Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its product to India when the Prime Minister आ गया तो क्या हो गया हमारा political, announced relaxation in import duties on electronic items. The company appointed retailers in India who has direct online links. Online links यानी कि technology. With the suppliers to replenish stocks whenever needed. State the dimension of business environment being discussed above. Dimension बतानी है हमें. Also state the principle of management being followed by Ford. After completing her MBA, Bainey took up a job with multinational company named Forte. The company gained good salaries and perks to its employees. The wages were within the paying capacity of the company and that earn a reasonable standard for the employee. तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कौन सा, आपका अपना फेवरेट, रेम्यूनरेशन ऑफ remuneration. Yeah. The company also had a good work culture and the behavior of superiors were very good towards their subordinates. Penny was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meals. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company, but also in many other companies. This was because of increase in the number of working women and non-availability of hygiene home-cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office goers at a reasonable prices. At the end of the day, she also distributed the leftover food to the nearby night. तो किसकी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, सोसाइटी. तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डायमेंशन. Clear? Holding the class for a minute. If anyone is having any doubt, please feel free to drop a message. I am there on the chat only. Done? नेक्स्ट आता है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जहां पे 1991 से हमारे देश की हालत बहुत गंदी थी. गंदी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, देश बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप. तो हमारी इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 जुलाई में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस. इसमें उन्होंने हमारे लिए 3 चीजों को लेकर आए. तो 3 चीजें हमारी क्या थी, एल, पी और जी. तो सबसे पहला होता है हमारे इसके फीचर्स. डी लाइसेंसिंग, सिर्फ और सिर्फ सारी इंडस्ट्री लाइसेंस को 6 को छोड़ के सबको एबॉलिश कर दिया. पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज कर दिया था टू 49% और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था वो इंक्रीज कर दिया था टू 51%, ताकि बाहर की कंपनीज इजिली यहाँ पे आके सेटअप कर सके. ताकि बाहर की कंपनीज यहाँ पे आके सेटअप करेंगी तो वो हमारे यहाँ के देश को भी एक इकोनॉमी बढ़ाएंगी, एक एम्प्लॉयमेंट देंगी और अच्छे से अच्छा काम भी प्रोवाइड करेंगी.
डिसइन्वेस्टमेंट टर्म तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये 1 मार्क में जरूर आएगा और इम्पोर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या कहता है? सेलिंग अ पार्ट ऑफ शेयर और होल शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, 100% एफडीआई को प्रमोट कर दिया था कि इजिली यहाँ पे परमिशन ग्रांट हो गई थी कि अपना यहाँ पे काम कर सकते। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन हो गए थे कि हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ सके ताकि हमें भी नई चीजों का सुख मिल सके। FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इजीली चैनलाइज करवाया जा सके हमारे इंडिया में। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व कर दिया गया था ताकि वो गुड्स इजीली प्रोड्यूस कर सके। पहला हमारा आया था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को अगर हम हिंदी में देखें तो मतलब होता है लिबर्टी, यानी कि क्या करा था इन्होंने हमारे कर दिए थे बैरियर्स रिमूव। बैरियर्स जो थे वो क्या हो गए थे? वो हो गए थे रिमूव। कैसे? हमारे बैरियर्स रिमूव कर दिए थे कि बाहर की कंपनीज इजिली यहाँ पे आके सेटअप कर सके। हमारे इजिली एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो जितना एक्सपैंड करना चाहता है कर सकता है, जो कितना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कर सकता है। हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि बैरियर्स रिमूव हो गए तो यहाँ से उधर उधर का सामान इधर आने में सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। सबके प्राइसेस को फिक्स करने में फ्रीडम मिल गया था, सब अपने हिसाब से प्राइसेस फिक्स अप कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया था। हमारे जो टैक्सेस थे वो रिड्यूस कर दिए थे। हमारी जो सब्सिडीज थी वो सारी रिमूव कर दी थी। और आप कर सकते हो एक पॉइंट कि हमारे सारे के सारे बैरियर्स जो थे वो क्या कर दिए थे? रिमूव कर दिए। ये सब इसलिए किया था कि इजिली भारतीय कंपनीज यहाँ आ सके, सेटल हो सके और हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। कैसे? हमारे देश के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर रख सके। सेकेंड आया था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था? प्राइवेट सेक्टर का हमने रोल बढ़ा दिया था 251% और अपना पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया था 249%। यहाँ पे हमारी टर्म आई थी डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे वी कैन सेल अ पार्ट ऑफ शेयर और होल शेयर। पार्ट ऑफ शेयर थोड़ा सा या होल शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हम सेल कर रहे थे किसको? टू द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। साथ ही हमारा यहाँ पे आया था रिवाइवल ऑफ द सिक PSU, जो हमारी सिक यानी कि बीमार, ठीक है, बीमार यानी कि जो हमारी यूनिट्स लॉसेस में जा रही थी किसकी? पब्लिक सेक्टर की। उसके लिए हमने BIFR यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को सेटअप किया गया था टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कि जो हमारी लॉसेस में जा रही हैं उन्हें हमें या तो हम शट ऑफ कर देंगे या उन्हें टाइम प्रोवाइड कर देंगे कि वो अपने लॉसेस को रिकवर कर। BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को सेट किया गया था ताकि वो एक क्लोज वॉच रख सकते अब किस पर? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर। क्यों? ताकि अगर वो रिकवर कर सकते हैं तो वो रिकवर करेंगी, नहीं तो उन्हें अपने आप को शट ऑफ करना जरूरी। थर्ड आया था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है? इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब आप सबको पता है कि हमारे देश में या किसी देश में कोई प्रोडक्ट बहुत एक्सेस में बनता है और किसी देश में कोई प्रोडक्ट बहुत डेफिसिट यानी कि बहुत कम बनता है। तो हमें इस तरीके से बैलेंस करना था कि अगर हमें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हम इजीली दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट कर सकें, यानी कि हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को और कैपिटल मूवमेंट्स को परमिट कर सकें, रिमूव कर सकें बैरियर्स को कि हर कुछ काम हमारा फ्रीडम से हो सके। Identify and explain the related concept. The government want to raise 56,500 crore from the sale of stakes in state-owned enterprises, National Thermal Power Corporation (NTPC) in the financial year 2016-17. So the related concept is privatization may disinvestment. Yeah. Next, which economic reform is the reason for the change in government policy?
The government of India is seriously thinking of allowing the oil marketing public sector to fix their own prices for petrol and diesel. जहां पे वो अपने प्राइसेस सेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा प्राइवेटाइजेशन. Next, in the light of the above statement, identify and explain the major concept of new economic policy of 1991 that are being driven. Zero defect, zero effect. Z is a slogan coined by the Prime Minister of the India, Narendra Modi, with reference to the Make in India initiative launched by the government. The slogan reflects the efficiency of production processes, that is, the products have no defects and the process through which the product is made has zero adverse environmental and ecological effects. The Z model aimed to make India the manufacturing hub of the world and prevent the products developed in India from being rejected by the global market. यानी कि globalization. Moreover, before the initiative was on, the limit of foreign direct investment in various sectors have been relaxed. यानी कि relax यानी कि relax. The application for licensings are made available online and the validity of license was increased to 3 years. Various other norms and procedures were also relaxed by the government. Any doubts, please? अब हमारे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, ये हमारे सिलेबस से हट गया, बट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए थे, और स्पेशली सर्विसेज जो कि ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा हमारा कंपटीशन बढ़ गया. मोर डिमांडिंग कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भाई, क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे. अब कस्टमर अपनी डिमांड के हिसाब चाहते थे, कस्टमर्स अपने ऑप्शंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेना चाहते थे. रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई थी हमारी. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोले तो लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई थी हमारी, वापस बहुत सारी नई नई चीजें आ गई थी, तो लोग उस चीज को अडॉप्ट भी कर रहे थे और लोग उन चीज को लेना भी चाहते थे. नेसेसिटी फॉर चेंज, ये चेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर ये चेंज ना होता तो शायद हम आज भी अंडर डेवलप्ड ही रहते. वैसे बाय द वे राइट नाउ वी आर इन अ डेवलपिंग. हम आजकल कौन सी स्टेज पे हैं? डेवलप. नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि ह्यूमंस यानी कि जो काम करते हैं, उसके लिए भी हमें ट्रेन पर्सनल्स की जरूरत है, ताकि हम कॉम्पिटेटिव मार्केट में अभी भी कॉम्पिटिशन कर सकें. मार्केट ओरिएंटेशन, अब पहले क्या होता था, पहले हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेशन चलता था, जहां पे प्रोडक्ट बनता था, मार्केट में जाता था और सेल होता था. क्योंकि अब कस्टमर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी और कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो पहले अब मार्केट को स्टडी किया जाए. मार्केट को स्टडी किया जाएगा, फिर मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर वो सेल होगा. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्योंकि लॉसेस में जा रहा था, तो उसको मॉनेटरी बेसिस पर फाइनेंस नीड पड़ रही, ताकि वो सरवाइव और बढ़ सके इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. इन द पैराग्राफ 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, साथ ही हमें 3 इम्पैक्ट्स भी बताने हैं. हम इम्पैक्ट्स छोड़ देंगे, हम सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे. MetLab Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating products and solutions for connecting the world. It has a large research and development team which invented the first smartwatch named as W7. The watch, besides showing the time, also monitors few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. While in search of markets abroad, the company found that in India, the reform process were underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. Company decided to take advantage of simplified export procedures and removal of quantitative as well as tariff restrictions in India, यानी कि liberalization. It set up its office in Jamnagar with a view to capture the Indian market. In a short span of time, the company emerged as a market leader. The success of the company attracted many other players to enter the market.
कंपटीशन रिजल्टेड इन द रिडक्शन इन प्राइस देयरबाय बेनिफिटिंग द कस्टमर। यानी कि ग्लोबल मार्केट में जाना है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो हम लिख सकते हैं, एक तो सबसे पहले मार्केट ओरिएंटेशन, दूसरा इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, और तीसरा हम लिख सकते हैं अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजरियल रिस्पॉन्स। हमारा इसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ज्यादा नई नई कंपनीज आ गई थी, तो नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी वो डाइवर्सिफाई करती जाए। जॉइंट वेंचर्स विद द एमएनसीज, यानी कि छोटी छोटी कंपनीज जो थी जिनको एक्सपीरियंस था बट हाँ उनके पास शायद पैसा नहीं था या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो उन लोगों ने एमएनसीज के साथ मर्जर्स करने शुरू कर दिए थे ताकि उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सके, ताकि उनका भी एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन मार्केट में हो सके। एक्विजिशन एंड मर्जर्स, छोटी छोटी कंपनीज ने मर्जर्स करने शुरू कर दिए थे ताकि अच्छे से वो काम कर सके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे लिए आ गई थी, लेटेस्ट बिल्कुल फ्रूटली न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी, बट अगर हम देखा जाए ना तो दिस वाज द ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज बाहर से आती थी, तो ऑब्वियसली जो बाहर की ऑब्सोलीट हो जाती थी वो यहाँ आ जाती थी, बट क्योंकि इंडिया में कुछ था ही नहीं, तो इंडिया के लिए दैट वाज द लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें आज अपने यहाँ पे मेट्रोज की, तो हमारे यहाँ पे मेट्रोज दे आर स्टिल इन अ प्रोग्रेस, ठीक है, अभी भी बन रही है, लेकिन फॉरेन में ये कितने सालों से। ब्रांड बिल्डिंग, अब कंज्यूमर्स वर वेरी वेरी ब्रांड कॉन्शियस, कंज्यूमर्स ब्रांड्स खरीदने के लिए रेडी थे, एंड ऑल्सो दे आर रेडी टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट। क्यों? क्योंकि उनका जो था, हम इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तो उनके पास अच्छी अर्निंग्स आ रही थी, एमएनसीज वर अ पार्ट जो अच्छी अच्छी सैलरीज अपने कस्टमर्स को देने के लिए रेडी थे, तो जिसके लिए उनके पास पैसा अच्छा आ रहा था, तो वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छी अच्छी ब्रांड्स परचेज करने के लिए भी रेडी। कस्टमर ओरिएंटेशन, अब कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनता था, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ता था जो डायरेक्टली कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले मार्केट को स्टडी करते थे ताकि हम कस्टमर की नीड्स के ऊपर स्ट्रेस कर सकें। हायर लेवल ऑफ कंपटीशन, बहुत कंपटीशन था, एमएनसीज थी, बहुत ऑप्शन था, एंड एमएनसीज वर रेडी टू पे हाई सैलरीज एज वेल। तो कंपनीज ने क्या किया था, परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव प्लान्स वगैरह फॉलो करे थे ताकि और कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सके। लास्ट केस स्टडी ऑफ द क्लास, आइडेंटिफाई द नेचर, इंटर-रिलेटेड क्वेश्चन है, 1 2 3 चैप्टर्स का मिक्स। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आर्ट साइंस और प्रोफेशन में से। उसके बाद रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि टेलर का, और हमें डायमेंशंस भी बता। After completing his education, Arun joins his father in the family business of manufacturing cookware. As a businessman, his father is rigid in his approach and has fixed ideas about various issues. He tends to maintain a distance from the factory workers. However, Arun is more receptive to the needs of the workers and does not seem to believe in class differences. No class conflict. यानी कि क्या आ जाएगा हमारा? Harmony, not discord. He believes that the prosperity of their business greatly depends upon the prosperity of their workers and vice versa. At the same time, he has a good understanding of the business environment. Therefore, introduces a new range of green pans that provides a healthy cooking surface, as they are manufactured with all ceramic or silicon coating and are considered safer than the traditional petroleum-based non-stick surfaces, which may contain toxic substances. तो वो नई चीज लेके आ रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट एज एन, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से नई चीज लेकर। Although the new cookware range is highly priced, he accepts a ready market for it, as both the purchasing power of people and the preference for better quality products have increased over the years. तो हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा आर्ट, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कौन सा हो जाएगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और हमारी डायमेंशंस कौन सी हो जाएंगी,
आप देख रहे हो लेटेस्ट टेक्निक लेके आ रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा? सोशल, सोसाइटी की, और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारी लाइफ्स की रेट ज्यादा बढ़ जाएगी, इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम गंदे पैंट्स वगैरह यूज करेंगे तो वो हमारी हेल्थ को भी क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, यानी कि खराब भी कर सकते हैं। क्लियर? सो वी आर एंडिंग अप आवर चैप्टर हियर ओनली. So I think you all like the video. You all have enjoyed the marathon on the special occasion of Bhai Dooj. If anyone is having any doubt, please feel free to drop a message. I'll surely revert to you with the same. On Monday we are having the same class at 6 p.m. same timings, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अपने मार्केटिंग के 51 to 100 क्वेश्चन. Unacademy की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, if you are an Android user, you can easily go to Google Play or Play Store for downloading the app. And if you are an Apple user, you can go to App Store for downloading the app. वहाँ पे दो तरीके की सब्सक्रिप्शंस आती हैं. The first one is the Iconic and the other one is the. पहले मैं आपको प्लस के फीचर्स के बारे में बताऊँ. आप घर बैठे इजीली पढ़ाई कर सकते हैं. आपके सारे सब्जेक्ट्स एक ही छत के नीचे कवर अप किए जाएंगे. You are in the hands of the top educators of India. तो आप जो पढ़ रहे हैं, that is one of the bestest education you are getting here at Unacademy. लाइव क्लियरिंग डाउट सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. कोई भी पॉइंट टॉपिक या चैप्टर आपका छूटेगा नहीं. एवरीथिंग विल बी टेकन हियर इन डिटेल. ऑल्सो अलोंग विद दिस आपको प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए. You can also go to the description below and download the notes in PDF formats as well. प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिस भी फॉर्म में आप देना चाहिए. Along with this आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मेट से पहले ही फेमिलियर हो जाएंगे. तो जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इट विल बी टू दी हाइट्स. अगर आप यहाँ पे 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू हैव टू पे ओनली 1250 रुपीज फॉर अ मंथ. और अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं तो यू हैव टू पे 1042 रुपीज फॉर अ मंथ. इसी के साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 यूज करोगे तो इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. नेक्स्ट होती है हमारी आइकॉनिक. जो हमारे बच्चे ग्रुप में नहीं पढ़ सकते उन्हें 1-on-1 मेंटर के साथ इजीली पढ़ाई कर सकते. साथ ही उनके लिए यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, उनके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते. Proper weekly reports will be made for you all ताकि आपको पता चल सके where you stand at the end of the week. साथ ही आपके पेरेंट्स के साथ भी पूरे कांटेक्ट में रहेंगे. आपके पेरेंट्स को भी आपकी प्रोग्रेस के बारे में बता सकें. प्रॉपर स्टडी प्लानर्स विल बी मेड फॉर यू ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी. अलॉन्ग विद दिस आपके यहाँ पे प्लस के भी सारे फीचर्स किए जाए. अगर आप 12 मंथ्स यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं you have to pay 2333 rupees for a month. और अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं तो you have to pay only 2000 rupees for a month. अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 यूज करोगे तो इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. एमर्ज हमारा आ चुका है, आज भी था, आज से शुरू हुआ है. यहाँ पे आपको लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं. इसी की आपको रिपोर्ट कार्ड भी दी जाएगी वेयर यू स्टैंड, हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड. आपको सीबीएसई की लेटेस्ट गाइडेंस से भी फेमिलियर करवाया जाएगा. साथ ही यू कैन गेट द सॉल्यूशन बाय द टॉप एजुकेटर. द शेड्यूल फॉर द सेम इज, आज हमारा अकाउंट्स का हो चुका है जैसे आपको पता है, और कल हमारा बिजनेस का, मंडे को इकोनॉमिक्स. मैं आपको एक बात बता दूं, दिस टेस्ट इज टोटली एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बस आपको इस टेस्ट को अनलॉक करना है. उसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 अप्लाई करके उसको अनलॉक कर सकते. साथ ही ये टेस्ट का जो हमारा टाइम होता है इट्स 5 PM to 6:30 PM. प्लीज गो अहेड विद द सेम और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें. Thus found a very special feature organized by Unacademy, which if you see any inappropriate content or data, please go to the description below. A form is provided. If you will be correct and you will be the first one, you can easily claim your prize. Unacademy में हमारे लेटेस्ट बैचेस आए हैं फॉर साइंस, कॉमर्स एज वेल एज फॉर द ह्यूमैनिटीज, जहाँ पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं. प्लीज
आप जाएंगे और टर्म 1 की बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। Thank you so much everyone. Do like, share and subscribe the video. We'll be meeting on Monday. सबसे पहले तो 1 बजे कहाँ पे एट अन अकेडमी, और फिर 6 बजे कहाँ पे एट यूट्यूब। अन अकेडमी में हम अपना पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, और यूट्यूब में पढ़ेंगे हम 51 से 100 MC। थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज जाएंगे और इमर्ज का टेस्ट भी अप्लाई जरूर करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज योर ओन रेफरल कोड, दैट इज BRJ1C। I hope you all liked the session. Have a great festive ahead. Tomorrow being Sunday, it's all will be meeting on Monday sharp at 1 p.m. Till then, take care of yourself. Bye everyone. Good night. Take care. We'll be meeting on Monday.